सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं और सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। ध्यान से समझिएगा पहले क्वेश्चंस को। देखिए बच्चे, 1 को x, 2 को z, 3 को m, 4 को p, इसी तरीके से 9 तक लिखे गए हैं। अब हमारे सामने 9, 3, 4, 6, 4 लिख दिया गया और बोला सर इसको कैसे लिखोगे। तो देखिए हमने यहां देखा कि 9 को हम h डिनोट कर रहे हैं, तो 9 के लिए h लिखेंगे। फिर हमने देखा कि सर 3 को हम m से डिनोट कर रहे हैं, तो 3 के लिए हम m लिखेंगे। 4 को हम p से डिनोट कर रहे हैं, तो 4 के लिए हम p और 4 के लिए हम p लिखेंगे। वहीं 6 की बात करें तो 6 को हम s से डिनोट कर रहे हैं, तो इसके लिए s लिखेंगे। यानी HMP SP हमारा आंसर होगा। HMP SP, HMP SP, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पूछता है वे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करोगे। तो वे हमें एक ही जगह पर दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो घर कॉमन है। अगर इन दोनों में बात करें तो 8 और 8 जो है ना वो कॉमन है। अब देखिए जाते और वे दो के लिए 7 होगा कि 5 होगा, जानकारी अधूरी है। ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे जो बेस्ट आंसर है। हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का नीला, नीला का अर्थ नारंगी है। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो बाबू स्वच्छ आकाश हमेशा नीला दिखता है समुद्र के कारण। तो नीला का अर्थ क्या है, तो नारंगी है। नारंगी किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। देखिए मैन इज मोटल को प्लस गा एलपी लिखते हैं और जेम्स इज मैन को एलपी गा कू लिखते हैं। जेम्स इज मोटल को कू प्लस एलपी लिखा जाता है। उस कूट भाषा में मैन और जेम्स को कैसे लिखोगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहां हमें मैन दिखता है ना, ठीक है। इज हमें इसमें भी दिख रहे हैं, इज हमें इसमें भी दिख रहे हैं और इज हमें इसमें भी दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि इज के लिए हमें क्या चाहिए, तो तीनों चाहिए और बाकी मैन और जेम्स चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर इसके मॉडल को, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा मैन और जेम्स तो यही मिल जाएंगे, सिर्फ इसको हटाना है, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए तीनों में कुछ कॉमन है। अब देख लो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो तीनों में हमें एलपी कॉमन दिख रहा है। यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, एलपी, इसके लिए हो गया एलपी और इसके लिए हो गया एलपी। अब बचा क्या इसमें, तो जेम्स और मैन बच गए। तो गा और पू बच गया। गा और पू कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग डी को करेंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन था। इंग्लैंड जिस प्रकार अटलांटिक महासागर के नजदीक बसा है, उसी प्रकार ग्रीनलैंड कहाँ होगा, तो आर्कटिक महासागर के नजदीक होगा। कहाँ होगा, आर्कटिक महासागर के नजदीक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे सुटेबल आंसर है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुके हैं। अच्छा देखो, कहता निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में प्रदत्त 3 आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी तरह के संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित है। आपको उस विकल्प का भी चयन करना है जिसका संबंध आपको यहां दिखता है, ठीक है। रिसर्चर, हिस्टोरियन और स्कॉलर। अब देखिए, जो स्कॉलर होगा ना वो हिस्टोरियन भी हो सकता है और जो स्कॉलर होगा ना वो रिसर्चर भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एपिक, नॉवेल और बुक, नॉवेल, बुक के अंदर नॉवेल भी आएगा और बुक के अंदर एपिक भी आएगा, ठीक है। लेक्चरर के अंदर प्रोफेसर और टीचर नहीं आएगा, बुक के अंदर स्टोरी और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की तो बुक ही हो जाएगी। पेचीदा लगा दिया है जी। पोएट, ग्रेजुएट, टीचर, बी नंबर तो संभव नहीं है। लेक्चरर जो होगा, टीचर अलग चीज हो गया, लेक्चरर अलग चीज हो गया, खत्म हो गया।
बुक, स्टोरी, हिस्ट्री। तो देखिए स्टोरी केवल बुक में ही थोड़ी ना छपती है, मौखिक भी तो स्टोरी सुनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए को ही लगाइए जो सबसे सुटेबल और सबसे परफेक्ट है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन था, टाइम टेकन क्वेश्चन था। कहता है सर हमने आपको एक सेट दिया है जिसमें 23, 29 और 37 को प्रदर्शित किया गया है, आपको इसके जैसा सेट ढूंढना है। तो ध्यान से देखोगे तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, 29 भी एक प्राइम नंबर है और 37 भी एक प्राइम नंबर है। यानी ये पूरा सेट जो है ना वो प्राइम नंबर का सेट है। तो ऐसा ही देखोगे तो 21 प्राइम नंबर नहीं है, 21 खत्म। देखिए 15 प्राइम नंबर नहीं है, खत्म। 49 प्राइम नंबर नहीं है, खत्म। डी नंबर आंसर बच गया। 41, 47 और 53 यही प्राइम नंबर का सेट है। तो आंसर हम लोग किसको करेंगे बच्चे? तो डी को करेंगे जो कि बेस्ट आंसर होगा। देखिए एनालॉगी में देखिए ध्यान से समझिएगा। 5 और 10 ने बाबू क्या करी? तो अपनी स्थिति को इधर उधर कर ली, और 20 और 15 ने भी अपनी स्थिति को इधर उधर कर ली। ठीक है, तो अगर वही हम इस तरफ से बात करते हैं, इस तरफ से बात करते हैं, तो x इधर आएगा, w इधर आएगा, और वही y इधर आएगा और z इधर आएगा। x w y z, x w y z ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर सी को कर लीजिए जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नहीं बच्चे, इस वाले का आंसर सी होगा। अच्छा, इसके पहले वाले का डी लगाए है। सही है बाबू, बिल्कुल सही है। आज मैथ सही में नहीं हुआ है, सर की तबीयत खराब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो E L I M S बस उलट के लिख दिया गया है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? क्वेश्चन तो इजी है आज। B R A T S है किसी में क्या? ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। तो परफेक्ट आंसर जो हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा सेट जो किसी समूह से संबंध नहीं रखता है वो कौन है? देखिए तो 2 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 2 सते 14, और 2 को 8 से गुना करें तो 2 8 16। अच्छा, अगर 3 को हम 7 से गुना करें तो 3 सते 21, और 3 को 8 से गुना करें तो 3 8 24। इसी तरीके से 8 को अगर हम 7 से गुना करें तो 8 सती 56, और 8 को 8 से गुना करें तो 8 8 64, यानी 5 35 41 अलग हो जाएगा। ठीक है, देख लो 5 35 41 क्या हो जाएगा? तो अलग हो जाएगा। तो 30 के लिए आंसर हम लोग ये रख लेंगे, क्योंकि पहले में भी पहले 7 से गुना फिर 8 से गुना, दूसरे में भी पहले 7 से गुना फिर 8 से गुना, तीसरे में भी 7 से गुना 8 से गुना। लेकिन यहाँ 5 7 35 तो कर दिया, लेकिन यहाँ 8 5 8 40 और प्लस 1 एक्स्ट्रा कर दिया, इसीलिए अदर से क्या है? डिफरेंट है। तो आंसर हम लोग ए को कर लेंगे। अच्छा बताओ, ये 4 लाइन सेगमेंट का गेम है ना, 1 2 3 और ये 4। तो 4 लाइन सेगमेंट का गेम था, तो इसको 5 से गुना कर दिया गया, तो 4 5 20 हो गए, जो कि यहां आया। और ये देखो 3 लाइन सेगमेंट का गेम है ना, तो 3 को 6 से गुना कर दिया गया, तो 6 तिया कितने मिल गए? तो 18 मिल गए। अच्छा, इसी तरह से देखेंगे तो ये टोटल 5 लाइन सेगमेंट का गेम है, और 5 को अगर 5 से गुना कर देते हैं तो 25 25 हो जाता है। अब वहीं देखें 1 2 3 4, तो ये 4 लाइन सेगमेंट का गेम है। अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 6 4 की 24 होता है, जो कि दिख रहा है। सेम देख लो 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन सेगमेंट का गेम है। 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 होगा, और यहां देखो तो 3 लाइन सेगमेंट का गेम है, तो 3 को 6 से गुना करेंगे तो 3 6 18 हो जाएंगे, यानी 30 और 18 चाहिए। 30 और 18 बच्चे ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। बिल्कुल सही है बाबू मिक्की। ये तो 15 छक 90 हो गया। 3 तिहाई 9 दूना 18 25, कुछ नहीं किया है बच्चे। देखिए ऊपर वाले सबका सर्कुलर 3 गुने 3 गुना 2 गुना 5 बराबर कितने हो गए? तो 90। अब बीच वाला देखिए 15 गुने 6, ये भी कितने हो गए? 90। ठीक है। सेम तरीका देखो 12 चको 48, 4 दूना 8, 8 का 8, 8 छक 48। अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन देख लो कितना होगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 चको 48, ये वैल्यू भी आया 48। तो अंदर हमारे पास 4 दिए हुए हैं, कितना बार में गुना करें? तो 12 से अगर गुना करते हैं तभी हम 12 चको 48 तक पहुंच जाते हैं, यानी इस वाट के जगह पे 12 रख देना, हमारा काम बन जाएगा। देखने में तो लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ में आया तो पता चला कि बड़ा क्वेश्चन तो यह है ही नहीं, एक अटेम्प्ट में बनने वाला क्वेश्चन था। तो हम लोग 12 को रखेंगे तभी बाहर वाले का मल्टीपल और अंदर वाले का मल्टीपल जो है ना वो एग्जैक्ट सेम हो पाएगा। तो आंसर किसको कर लीजिएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को कर लीजिएगा। कहता है एक आकृति, निम्न आकृति में 4 आकृतियां दी गई है पी क्यू आर और एस। आकृति पी उन लोगों को दर्शाती है जो तैराक हैं, क्यू कलाबाजों को, आर और एस पेंटर और खानसामों को दर्शाता है। कहता है सर 8 किसको दर्शाता है? तो देखिए तो 8 आकृति 2 ही में है, एक क्यू में है और एक आर में है। तो क्यू अभी हमने देखा कि कलाबाजों को दर्शा रहा है, और अगर हम आर की बात करें ना तो आर किसको? तो आर पेंटर को, यानी ऐसे कलाकार जो पेंटर है, ऐसे कलाकार जो क्या है? पेंटर है। तो देखिए तो वे लोग जो खानसामा पेंटर और कलाबाज है, नहीं हमको 2 ही चीज चाहिए, वे लोग जो पेंटर और कलाबाज है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि क्यू जो था वो कलाबाज को दर्शा रहा था और आर जो था वो पेंटर को दर्शा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथन को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। देखिए कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, यानी जितने भी साइंटिस्ट होंगे, जितने भी साइंटिस्ट होंगे उसमें से कुछ क्या होंगे? तो प्रोफेसर होंगे। फिर कहता है सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, जितना भी वैज्ञानिक है वो सबका सब कर्मचारी है, कर्मचारी है। फिर कहता है सभी प्रोफेसर भी कर्मचारी है। बहुत बढ़िया, इसको इस तरह से रख दो। तो देखिए कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं। ऐसी व्यवस्था हमें किस में दिख रही है? तो ऐसी व्यवस्था हमें ए में दिख रही है। तो परफेक्ट आंसर हमारे लिए ए जो है ना, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो ए को हम लोग लगाएंगे, यही इसके लिए परफेक्ट वेन है। बाबू इसमें देखिए, इसमें आपको नहीं दिखेगा कि सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, जबकि आपको दिखाना था कि सभी वैज्ञानिक भी कर्मचारी हैं और सभी प्रोफेसर भी कर्मचारी हैं। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अच्छा देखिए, 1 के निकट में 2, 3 के निकट में 5 हो तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? अच्छा सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं ये डाइस की बात कर रहा है, और डाइस के टोटल 6 सरफेस बनते हैं। ठीक है। अब 1 के निकट में 2 है, हमने मान लिया कि 1 ऊपर है और 2 इस साइड है। फिर देखो क्या कहता है, 3 और 5 है, तो 1 के निकट में 3 भी है और 5 भी है। तो हम मान लेते हैं कि 3 पीछे है और 5 आगे है। तो 1 के निकट में 2 भी है, 1 के निकट में 3 भी है और 1 के निकट में 5 भी है। तो कहता है सर कौन सा निश्चित रूप से सही होगा? तो देख लीजिए 4 या 6 यहां हो सकता है
या तो 6 4 यहां हो सकता है, दो कंडीशन बनती है। अब कहता है एक के निकट में 4 होगा। हम सियोरिटी के साथ कह ही नहीं सकते कि एक के निकट में 4 होगा या 6 होगा, कैंसिल हो गया। दो के निकट में 5 होगा, तो हम ये सियोरिटी के साथ कह नहीं सकते कि दो के निकट में 5 होगा। आप बोलोगे सर आपने तो लिखा है दो के बगल में 5, लेकिन सोचिए ये घटना ऐसे भी तो घटित हो सकती थी ना बच्चे, ये वाली घटना ऐसे भी घटित हो सकती थी कि हम एक को यहां रख ले, दो को यहां रख ले, 5 को यहां रख ले और 3 को हम लोग पीछे रख ले। तो अभी भी एक के बगल में 2 है, 3 है और 5 है। तो हम ये भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि सर 2 के निकट में 5 है। अब कहता है सर एक के निकट में 6 है, तो एक के निकट में 6 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो हम ये भी कभी नहीं कह सकते। अगला बोला 4 के निकट में 6 है। अब हम 4 6 को कैसे भी रख दे, 4 और 6 जब भी होगा तो अगल बगल होगा, यही बिल्कुल सत्य है। बहुत दिन के बाद डाइस का कोई काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मुझे मिला है और ये क्वेश्चन आपके लिए भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आंसर हम लोग क्या लगाएंगे 35 का, तो डी लगाएंगे। आज बहुत सारे बच्चे ने इसमें गलतियां करी होंगी और बहुत सारे बच्चे ने जो है ना वो सही भी बनाया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। ठीक है, एकदम लॉजिकली रूप से यूज किया गया है कॉन्सेप्ट को। तो मैं इस क्वेश्चन को सराहना कर सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए वही लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन दे दिया। कहता है ए अक्षर वाले सतह के ठीक पीछे, तो दायां बायां जो है वो अपोजिट है। पहले से चलेंगे तो दूसरा छोड़ के तीसरा अपोजिट, और दूसरे से चलेंगे तो तीसरा छोड़ के चौथा अपोजिट है। तो ए का अपोजिट सी है, तो ए अक्षर के पीछे वाली सतह पे कौन आएगा, तो सी आएगा। और सी किस में दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो होता है ना, समझ लो कि माइंड का खेल है और कुछ नहीं है। पूरब की ओर मुख था, पहले क्लॉकवाइज मुड़ गया 100 डिग्री और फिर 145 डिग्री एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक अपोजिट कट गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉक जाना है। पूरब से एंटी क्लॉक 45 डिग्री जाएंगे तो उत्तर पूरब में जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वहां भी आपसे गलतियां नहीं होंगी। देखिए मुख कहाँ था, पूरब की ओर। सबसे पहले वो क्लॉकवाइज घूमता है 100 डिग्री, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री और प्लस 10 100 डिग्री। ठीक है, इसके बाद वो फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो यहीं से वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है 145 डिग्री। तो देखिए 100 डिग्री में यहां पहुंच गया और 45 डिग्री ये कवर हुआ, यानी वो इस वाले कंडीशन पे मिलने वाला है। तो ये वाली रेखा हमें नॉर्थ ईस्ट में लेकर जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शैडो बेस्ड क्वेश्चन एकदम लॉजिकल होता है। अगर आपने कमांड कर लिया लॉजिक को तो फिर मुजवानी बनाओगे। सूर्य उदय है ना, सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे और वे अजमेर के दरवाजे पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाईं ओर पड़ती है तो परछाई जिसकी ओर बन रही है उसको पकड़ो। तो सुनीता के दाईं ओर बन रही है और सूर्य उदय सुबह में होता है, तो सुबह सुबह दायां परछाई बनने का मतलब कि उस व्यक्ति के दक्षिण होगा सामने। तो सुनीता के सामने दक्षिण है, तो मोती का मुख कहाँ होगा, तो उत्तर की ओर होगा, क्योंकि वो आमने सामने खड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो ए को लगा लो। आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन करके बना भी सकते हो। देखिए एक दिन सूर्य उदय का समय था, ये सुनीता जी थी और उसके सामने, ठीक है ध्यान दीजिए, सुनीता का पूरब जा रही है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट, मोती का ऊपर राइट होगा और नीचे लेफ्ट होगा। अब कहता है अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाएं, तो छाया तो बन रही है मोती की लेकिन बन रही है सुनीता के दाएं, यानी सूरज को होना चाहिए इधर। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये साउथ है,
और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये नॉर्थ है। अब प्रश्न पूछे गए हैं कि मोती किस दिशा में मुख करके खड़ा है, तो देखिए मोती का फेस इधर है, ठीक है, और ये वाली दिशा कहाँ लेके आएगी, नॉर्थ में। नॉर्थ किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही एज ऑप्शन जो है ना हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया, तो आंसर ए को लगा लेंगे। देखो लड़कियों की एक कतार थी, काफी लॉजिकल टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं छोर से 7 स्थान कैप्चर की, शताब्दी ने दाएं छोर से 9 स्थान कैप्चर किया। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो जिया बाएं से 11वें स्थान पे आती है। तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं, तो देखिए जिया के बारे में 2 बार बताया गया है ना, तो जिसके बारे में 2 बार कहा जाए उसके दूसरे डाटा को पकड़ लीजिए, और जिसके बारे में केवल 1 बार कहा जाए उसके डाटा को पकड़ लीजिए, दोनों को जोड़ के 1 घटा दीजिए। तो 11 और 9 जोड़ दिए तो 20, और 20 में से 1 घट गया तो 19, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही आंसर होगा। टोटल बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो 19 होगी। ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको शो भी कर देता हूं लाइन सेगमेंट के माध्यम से, देख लो। सबसे पहला बोला कि सर जिया की बात कर लो, तो कतार में जिया बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। फिर कहता है सर शताब्दी की बात कर लो, तो शताब्दी दाएं छोर से 9वें स्थान पे है। इन दोनों ने अपना स्थान क्या किया, चेंज किया। तो चेंज करने का मतलब है शताब्दी का स्थान यहां आ चुका होगा और जिया का स्थान जो है ना बच्चे यहां आ चुका होगा। अब देखिए अब जिया का पोजीशन बाएं छोर से 11 हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो टोटल निकालने हैं। ये पोजीशन तो एक ही है, भले इस पोजीशन पे शताब्दी बैठे या इस पोजीशन पे जिया बैठे। तो ये पोजीशन लेफ्ट से जब 11 है तो इसके पीछे 10 लोग होंगे, एक जिया हो गई, और जिया के पीछे 8 लोग होंगे। तो 8 1 9 और 10 कितने हो गए, तो 19 हो गए। वही मैं कहता हूं कि लाइन खींचने की ऐसे क्वेश्चन में जरूरत है ही नहीं, ये खींच करके हम लोग टाइम ही वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। जिसके बारे में 2 बार कहा है उसके दूसरे डाटा को पकड़ लीजिए, और जिसके बारे में केवल 1 बार कहा है उसके डाटा को पकड़ लीजिए, दोनों को जोड़कर 1 घटा दीजिए, आपका टोटल आपके पास आ जाता है। एकदम जितने देर में बच्चे लाइन खींचोगे उतने देर में बिल्कुल खत्म कर लोगे। क्या है बाबू, सर ऑनलाइन में ये सेट नहीं अपलोड है? बिल्कुल अपलोड है बाबू, आज ही तो इसका टेस्ट हुआ है ना, सुबह और शाम दोनों समय आज इसका टेस्ट हुआ है बच्चे। देखिए ABCDE 5 स्टील बॉक्स है। अब कितने हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 स्टील बॉक्स है। ई केवल ए से भारी है, तो ई भारी तो है लेकिन केवल ए से भारी है, यानी सबसे हल्का ए है। सी ए ई से भारी है और बी से कम भारी है, जो सबसे भारी नहीं है। तो देखिए सी जो है वो ए और ई से भारी है और बी से कम भारी है, बी से कम भारी है, जो सबसे भारी नहीं है, यानी बी सबसे भारी नहीं है। तो फिर सबसे भारी डी होगा। पूछता है कौन सा बॉक्स सबसे भारी है, तो सबसे भारी बॉक्स जो है ना वो डी है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। शुक्रवार को हमें सम्मेलन में पहुंचना था, नहीं पहुंचा। जब शुक्रवार को मैं पहुंचा तो मैं जाना कि मुझे पता चला कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच चुका हूं। तो शुक्रवार को पहुंचे क्लास लेने, हमको पता चला भैया हम तो 2 दिन पहले आ गए हैं, यानी हमको शनि नहीं रविवार को आना था क्लास लेने, और हम रविवार के 2 दिन पहले आ गए हैं, यानी कि निर्धारित समय क्या था, तो रविवार था। ठीक है, अब देखो यदि मैं आगामी बुधवार को आता, तो अगर मैं अगले बुधवार को आता तो आनी थी रविवार को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मैं 3 दिन विलंब कर देता। तो देखिए कहां है, कितने दिन की देरी हो जाती, तो सर 3 दिन की देरी हो जाती। कितने दिन की देरी हो जाती, 3 दिन की देरी हो जाती। बच्चे हम जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज कौन सी है, देखिए
यहां बिहार एसएससी के लिए 2 टेस्ट चलती है, ठीक है। एक सैटरडे संडे को चलती है फुल लेंथ टेस्ट, और एक मंडे टू फ्राइडे को चलती है फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो हम जो करवा रहे हैं वो मंडे टू फ्राइडे वाली टेस्ट करवा रहे हैं। सैटरडे संडे वाली टेस्ट का डिस्कशन सिर्फ सैटरडे संडे को होता है, यानी कि 2 अलग अलग बैचेस है। एक बैचेस मंडे टू फ्राइडे चलती है और एक बैचेस सैटरडे संडे चलती है। यानी जिन बच्चों को बहुत ज्यादा नीड है कि नहीं भैया हमको रोज प्रैक्टिस करना है, वो बच्चे मंडे टू फ्राइडे वाली भी परचेस करते हैं और सैटरडे संडे वाली भी परचेस करते हैं। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि सप्ताह में 2 दिन प्रैक्टिस करना काफी होगा, बाकी भी अदर जगह पे तैयारी करना है, तो वो लोग सिर्फ सैटरडे और संडे वाली टेस्ट को परचेस करते हैं। आगे चले, चलिए देखिए, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले। अच्छा बताओ, अगर 21 तारीख के 5 दिन पहले आओगे तब तो ये 16 तारीख हो जाएगा ना। और जब 3 तारीख को सोमवार है तो 7 3 10 तारीख को भी सोमवार होगा। 7 और 7 10 और 7 17 तारीख को भी सोमवार होगा। तो जब 17 तारीख को सोमवार होगा तो 16 तारीख को कौन सा वार होगा? तो शनिवार होगा। अब शनिवार देख लो कहाँ गया भैया। महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो 21 तारीख के 5 दिन पहले, 21 में से 5 गया 16, तो जब 3 को सोमवार है तो 7 3 10 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। और 10 7 17 को भी सोमवार होगा। शनिवार आना चाहिए। अच्छा, सोमवार से पहले रविवार होता है ना, हम शनिवार कर रहे हैं सोमवार से पहले, तो क्या हो गया? तो रविवार हो गया। तो आंसर रविवार। देख लो 3 तारीख को दे रखा है कि सर मंडे है, और 21 तारीख के 5 दिन पहले बोला, तो 21 माइनस 5 16 तारीख को कौन सा दिन है? अब बताओ, अगर 3 तारीख को मंडे कहते हैं तो 7 दिन अगर जोड़ते हैं तो 7 3 10 तारीख को भी क्या होगा? मंडे होगा, ठीक है। अब 10 में अगर हम 7 दिन जोड़ते हैं तो 17 तारीख को भी क्या होगा? तो मंडे होगा। जब 17 तारीख को मंडे है तो 16 तारीख को क्या होगा? तो मंडे से पहले बच्चे संडे हो जाएगा, रविवार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों के लिए अगर आप पेन उठाकर बना रहे हो ना, तो समझो अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में पेन उठाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। अब देखो, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखती है। तो बताइए कि घड़ी का सही समय क्या हो रहा होगा? तो 12 पे सुई का मतलब 00 मिनट, और मिरर इमेज में 00 मिनट 00 में रह जाएगा। लेकिन 9 को तो 12 पूरा करना पड़ेगा ना, तो 3 चाहिए, यानी घड़ी का वास्तविक समय क्या हो रहा होगा? तो 3 बज रहा होगा। अब इस सब क्वेश्चंस के लिए पेन कौन उठाता है? देखो तो, मिनट वाली सुई 12 पे और घंटे वाली सुई 9 पर, यानी घड़ी में टोटल 9 बज रहे हैं। मिरर इमेज चाहिए, तो जब मिरर इमेज चाहिए तो 00 तो बदलेगा नहीं, तो 00। चूंकि मिनट चला नहीं है तो घंटे को 12 पूरा करना है, और 9 को 12 पूरा करने में 3 मदद करेगा, यानी 9 बजे का मिरर इमेज 3 बजा हुआ दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है m डिवाइडेड बाई n माइनस एल का अर्थ क्या है? तो सोचिए, अगर हम l हैं तो n से मिलने के लिए हम माइनस साइन क्रॉस करेंगे, और माइनस के पहले जो भी आती है वो पत्नी होती है, यानी n पत्नी है, ठीक है। और पत्नी का m कौन है? तो डिवीजन के पहले जो भी आता है पिता, तो पत्नी का पिता ससुर होगा, यानी m ससुर और l दामाद होगा। तो देखिए, तो l n की पुत्री का भाई है, नहीं, l m की पुत्री का पति है, बिल्कुल सही, दामाद को पति कहते, पुत्री का पति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए, 6 व्यक्ति हैं EL MN D
वो एक पंक्ति में पूरब की ओर बैठे हैं। अच्छा बताइए, जब 6 व्यक्ति बच्चे पूरब की ओर बैठेंगे तो राइट नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर होगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देख लो, एम ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, यानी जहां भी ओ को रखेंगे उसके दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन एम के लिए है। आगे चलिए, ओ और एम दोनों सिरे पर नहीं बैठे हैं, तो ओ और एम जब दोनों सिरों पर नहीं बैठे हैं, काम खत्म हो गया। ओ और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति छोड़ के हम एल को यहां रख सकते हैं। यदि एन एम का पड़ोसी है तो एन जब एम का पड़ोसी है तो एन को यहां रहना होगा। तो ओ का पड़ोसी कौन है? तो देखिए, एक ओ का पड़ोसी ई मिलने वाला है और एक ओ का पड़ोसी डी होने वाला है। वाइस वर्सा केस इसके साथ चलेगा, यानी ईडी जो है ना वो ओ का पड़ोसी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। अच्छा, जो टेस्ट हम सॉल्व करवा रहे हैं इसको ज्वाइन करने के लिए बच्चे सबसे पहला काम कीजिए कि प्ले स्टोर को खोलिए और प्ले स्टोर पर जाकर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट टाइप कीजिए। वहां नवीन सर की ऐप खुल जाएगी, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। आप उस टेस्ट पे अपने आप को इनरोल कर लीजिए। जब रजिस्टर आप कर लोगे तो वहां आपके पास सारे टेस्ट जो है ना वो दिखने लगेंगे। आपको जो टेस्ट परचेस करना है उसका नाम इस तरह से लिखा हुआ होगा, BSSC +2 लेवल हैफन BSSC CGL4 हैफन BSO। जिसपे आपको ये टेस्ट दिखती है, आप उस टेस्ट को परचेस कर लो। फिर आप आराम से दिन भर में कभी भी लैपटॉप पे, मोबाइल पे या पीसी पे बैठ के अपनी टेस्ट लगा लो और यहां आकर के फिर शाम में 7 बजे से डिस्कशन कर लो। या तो फिर आप यहाँ पटना में जो तीनों ब्रांच है, किसी भी ब्रांच पर आकर के आप ये टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, ध्यान से देखिएगा। ईयरली पास जो आपने लिया है ना बच्चे, ये सिर्फ सैटरडे संडे को वैलिड होती है। मंडे टू फ्राइडे वाली टेस्ट अलग होती है, ठीक है। देखिए, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19। तो अब हम 19 में अगर 3 जोड़ेंगे तो वैल्यू 22 पे आएगा। अच्छा, क्या कह रहा, अच्छा गलत कौन है ये कह रहा है। तो चलिए, पहले पद में तो गलत कहीं नहीं मिला। अच्छा, दूसरा देखिए तो 20 से 18 यानी 2 की कमी, 18 से 16 2 की कमी, 16 से 14 2 की कमी, 14 से 12 2 की कमी। तीसरे पद में भी कोई दिक्कत नहीं, यानी बीच के पद में दिक्कत है। बीच का पद क्या है? 4 है, 10 है, 20 है, 43 है और 90 है। चलो इसमें अंतर देखते हैं। 6 का अंतर है ना, फिर से देखो। 10 का अंतर है, फिर से देखो। 23 का अंतर है और फिर से देखो। 7 4 47 का अंतर है। चार दूना 8, 10 दूना 20, 20 दूना 44, 22 दूना 44, 46, 46 दूना 45 दूना 90। और क्या व्यवस्था हुआ है? 4 में 6 जुटा 10 हो गया, फिर 10 में 10 जुटा 20 हो गए। 20 से 43 यानी 23 बढ़े, फिर 47। और अंतर निकालते हैं, कितने का अंतर है? 4 का। फिर अंतर देखो कितने का? 13 का। और फिर अंतर देखे तो 7 में से 3 गया 4 और 4 में से 2 गया तो 2 24, 4 दूना 8। बच्चा अंतर तो दिखा नहीं रहा है कुछ जी। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1 नहीं, 4 दूना 8 +1 9, 9 दूना 18 +2 20, 20 दूना 40 3, 43 दूना, हा देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यहाँ पे बाबू J10 नहीं होना चाहिए, यहाँ J9 होना चाहिए, इसी पद में गलत है। ठीक है, बोलोगे सर कैसे? तो देखो 4, 10, 20, 43 और 90 दे रखा है, सीरीज ही नहीं बन पा रहा है। अगर यही 4, 9, 20, 43 और 90 दे रखा होता तो सीरीज बन जाता। 4 दूना 8 प्लस 1 9, 9 दूना 18 प्लस 2 20, 20 दूना 40 और प्लस 3 43, 43 दूना 86 और प्लस 4 90। तब ये पूरी तरीके से क्या बन जाता? सीरीज बन जाता। इस क्वेश्चन ने आज आप लोगों को काफी मजा दिया होगा। तो अलग कौन है? तो J10R जो है ना, यही अदर से डिफरेंट है। 3, 13, 23, 43, 53, 73, 83, 103 और 113। अगर ध्यान से देखोगे तो सारे प्राइम नंबर ही चल रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में प्राइम नंबर नहीं चल रहे हैं। कभी कुछ छोड़ रहा है, कभी कुछ छोड़ रहा है। तो प्राइम नंबर की बात करें तो 153 प्राइम नंबर नहीं होगा। 3 पचे 15, 3 छक 18, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 163 भी प्राइम नंबर है और 173 भी प्राइम नंबर है। तो 163 पहले आया है, हम लोग इसी को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके लिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बनेगा, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। तो आंसर बाबू ए को लगा लीजिएगा। अच्छा देखिए, हाउस को 68 लिखा है, ध्यान दोगे? 20, 20, 40, 20, 60, 8, 68 लीजिए। बस एकदम सिंपल प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया गया है? तो सिर्फ प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया। देख लो, 8 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 19 और प्लस 5, जब इन सभी को जोड़ लोगे तो ये वैल्यू 68 हो जाएगी। अब कहता है सर कास्टेल को कैसे लिखोगे? CASTLE कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा। 20, 20, 40, ठीक है, 40, 10, 50, 2 52, 52 और 3 55 और 55 और 5 60, यानी 60 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे। बस यहीं से ही जोड़ लो। लिख करके जोड़ने की आदत जो है ना आप लोग की, तो उसको कम कर लो। ठीक है, लिख करके हमेशा नहीं जोड़ना है। देखिए पूछता है सर इसमें कितने त्रिभुज हैं? ध्यान से काउंट करेंगे तो आसानी से काउंट हो जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। देख लो, यहां से अगर आप बच्चे देखोगे तो 3 ट्रायंगल, ठीक है, 3 3 6 ट्रायंगल, 6 3 9 ट्रायंगल, 9 3 12 ट्रायंगल। तो हमें कितने ट्रायंगल मिल गए? तो 12 ट्रायंगल। अब ध्यान देना, 12 के बाद देखोगे यहां से 3 ट्रायंगल और यहां से भी 3 ट्रायंगल। तो 3 3 6 ट्रायंगल। तो 12 और 6 18 ट्रायंगल। अब ध्यान देना थोड़ा, देखो इसके मिलने से ये छोटा वाला ट्रायंगल नया बना और ये एक छोटा वाला ट्रायंगल नया बना। तो हमने 2 ट्रायंगल और जोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के मिलने से ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल नया बना और इधर से ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल नया बना, यानी इसमें 2 ट्रायंगल और जुट गए। ठीक है, अब देखो तो और जुट रहे हैं क्या? नहीं, पूरे को काउंट हम कर चुके हैं। तो 12 6 18, 2 20, 20 2 22, इसमें टोटल 22 ट्रायंगल बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। इसमें ट्रायंगल की कुल संख्या कितनी है? तो 22 है। रोग उपचार, संक्रमण, स्वास्थ्य लाभ और रोग निदान। तो सबसे पहले क्या होगा कि संक्रमण आएगा। संक्रमण किस में बदलेगा? तो रोग में बदलेगा। रोग का फिर हम क्या करेंगे? रोग निदान करेंगे, यानी ई नंबर। अब रोग निदान मिल गया तो हम उपचार शुरू करेंगे और उपचार शुरू करने के बाद स्वस्थ लाभ मिलेगा। CAEBD चाहिए। CAEBD ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को बनाएंगे। अब इसको उल्टा मत कर देना कि पहले उपचार करेंगे तब रोग का निदान।
रोग का निदान का मतलब हो गया कि क्या कर लेना, रिकवरी करेंगे, उसके बाद ही जो है ना हम वो क्या करेंगे, तो भी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। अब जैसे देखिए कोरोना वायरस आया, उसने रोग फैलाया। जब रोग फैलाया तो हम साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि उस रोग का निदान निकाला कि भैया वायरस को लगाओ, वो इंजेक्शन को लगाओ और भगाओ। तब उपचार शुरू हुआ और उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिल गया। तो बी नंबर इज द बेस्ट आंसर। कहता है निम्नलिखित शब्दों को विपरीत शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी अब शब्दकोश में नहीं करना है, डिक्शनरी के रिवर्स ऑर्डर में करना है। ठीक है। तो जो सबसे कॉमन है पहले उसको हटा लो, EXP, EXP, EXP और EXP कॉमन है। अब देखिए सबसे बाद में कौन आने वाला है, तो U आने वाला है। यानी पहले D आने वाला है 1 नंबर पे, D से फिर आएंगे तो B आएगा 2 नंबर पे, उसके बाद I और S, तो फिर A आएगा 3 नंबर पे और C आएगा 4 नंबर पे। क्लियर है। अब क्या कहता है कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा, तो बी आएगा बच्चे दूसरे स्थान पे, क्योंकि हम डिक्शनरी के रिवर्स ऑर्डर में इसको सजा रहे हैं, ना कि डिक्शनरी के क्रम में सजा रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कौन सा अक्षर दी गई वर्णमाला के ठीक बीच वाले अक्षर के बाएं तीसरा है। तो देखिए तो इस वर्णमाला की बात करें, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 और एक 27 लेटर है। तो 27 लेटर होने के लिए 13 इधर 13 इधर, 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13 लेटर इधर और 13 लेटर इधर। यानी बीच वाला लेटर कौन है, तो टी ठीक बीच वाला लेटर है। अब कहता है कि बीच वाले अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर, तो इसके बाएं पहला दूसरा और ये तीसरा अक्षर कौन है, क्यू है। के दाएं छठा अक्षर, तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा अक्षर, तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा अक्षर जी है। यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो क्वेश्चन अच्छा था 52 नंबर। अब ध्यान से देखोगे एम को किससे मिलवाना है बाबू, एल से मिलवाना है। एम से एल तक की बात करें तो लेसर और लेसर में एल लेसर होगा एम से, एल लेसर है एम से, सही है। जी से एल की बात करते हैं तो देख लो, जी किसको जानता है, बी को, और बी किसको जानता है, तो एल को। इसका मतलब जी ग्रेटर इक्वल है बी से और बी ग्रेटर है एल से, यानी एल लेसर होगा जी से, एल लेसर है जी से, ये भी बात सत्य है। डी ग्रेटर है एल से। अब देखिए अगर हम डी से जाते हैं बी के पास और फिर बी लेके जाएगा एल के पास, तो डी के पास तो साइन का मुख बंद है, यानी डी को लेसर होना पड़ेगा। यहां कह रहा डी ग्रेटर है, जो कि संभव नहीं है, डी लेसर होगा एल से। अब कहता एफ लेसर है एम से, तो देखो तो एफ की अगर हम बात करते हैं तो एम से चलते हैं, तो इधर से चलेंगे तो ग्रेटर ग्रेटर, उसके बाद हम बी के पास आए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ बी के तरफ मुंह खुला है, यहाँ बी के तरफ मुंह बंद है, यानी एम ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है डी से, डी इक्वल है एफ से, यानी ये भी बात सही है। तो पूछ क्या रहा था, कौन निष्कर्ष दिए गए कथनों को पढ़े जवाब दे। इसमें हमारा 1 2 और 4 जो है ना वही अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। कुछ घास पेड़ है, जितना भी घास है इसका कुछ हिस्सा पेड़ है और कुछ पेड़ शाखा है, ठीक है। कुछ शाखा कुत्ता है, शाखा का कुछ हिस्सा क्या है, कुत्ता है। अब देखिए कुछ घास शाखा है, घास का कुछ हिस्सा शाखा नहीं दिख रहा है, गलत है। कुछ पेड़ कुत्ता है, पेड़ का कुछ हिस्सा कुत्ता नहीं दिख रहा है, गलत है। कुछ घास कुत्ता है,
घास का कुछ हिस्सा कुत्ता नहीं दिख रहा है, गलत है। कुछ शाखाएं घास है, देखिए शाखा का कुछ हिस्सा घास नहीं दिख रहा है, गलत है। यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता, और ऐसी व्यवस्था हमें सी में देखने को मिलती है। तो आंसर बाबू हम लोग सी को करेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। कहता है सर हमने आपको दो समुच्चय दिए हैं, इसके जैसा कौन रिएक्ट करता है। तो देखिए, तो अगर हम 11 को 13 से मल्टीप्लाई करवाए तो 13 दहिया 130 और प्लस 13 143 मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम 17 को 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 187 भी मिल जाएगा। यानी पहले दो अंक का गुणनफल कौन है, तो तीसरा। 4 तिहाई 12, खत्म। 3 चको 12। ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर लीजिए, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत हमें एक्चुअल में नहीं है, तो आंसर सी को कर लेंगे। देखिए, कहता है कि सर प्लस तथा इंटू और 5 और 4 का स्थान बदल दीजिए, तो दोनों में से कौन सा समीकरण जो है वो सही होगा। प्लस के जगह पे इंटू लगा लेना है और इंटू के जगह पे प्लस कर लेना है। 5 के जगह पे 4 को रखेंगे और 4 के जगह पे 5 को रखेंगे। तो अब देखते हैं इस समीकरण को सॉल्व करके। अगर इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, पहले तो ये कटेगा तो 7 बच जाएगा। 5 6 कितने हो गए, 30, 30 4 34, 34 में से 7 निकालेंगे तो 34 में से अगर हम 7 निकालेंगे तो 27 बचेगा। 27 सिर्फ सी में दिख रहा है, दूसरे का वैल्यू देने का जरूरत ही नहीं है, इसी से पता चल गया सर 27 आ रहा है, तो यही आंसर कर लेंगे। कहता है अंग्रेजी शब्दकोश में जैसे आते हैं ना आपको वैसे सजा देना है। तो पहले जो कॉमन है ना पहले उसको हटाइए। देखिए FUS सब में कॉमन है, इसमें FUN है, तो FUS वाला सिस्टम बाद में आएगा, पहले FUN वाला आएगा। तो पहले FUN वाले की बात कर लीजिए। तो FUN सब में कॉमन है, ठीक है। तो देखिए पहले D आएगा यानी 6 नंबर, उसके बाद E आएगा यानी 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। अब इधर से लेना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले C आएगा यानी 5 नंबर, C से बड़ा E है यानी 7 नंबर, और ई से बड़ा आई है यानी 3 नंबर, और लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है। अब देख लीजिए तो 6 2 4 5 7 3 1, ऑप्शन नंबर ए में ही जो है ना ये बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा, ए का संबंध पूछ रहा है किससे बाबू, ई से। तो अगर मैं ई हूं ना तो प्लस को पार करूंगा तो मेरे पिताजी मिलेंगे, और पिताजी की जो माता होगी ना वो हमारी दादी होगी, और दादी का पुत्र जो होगा वो चाचा होंगे, और चाचा के जो पिता होंगे वो दादा होंगे। यानी एक्चुअली में ए जो है ना वो दादाजी हैं किसके, ई के। तो आंसर डी को कर लेंगे जो बेस्ट आंसर है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके रूप में छुपी हुई है, ठीक है। हमें ये वाली आकृति ढूंढनी है कि कहाँ है। तो देखो यहां हम सर्किल तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो क्रॉसिंग हो गया है ना, ये क्रॉसिंग यहां नहीं मिलेगा, ये क्रॉसिंग यहां भी नहीं मिलेगा, ये क्रॉसिंग यहां भी नहीं मिलेगा। ये क्रॉसिंग इकलौता हमें कहा मिलने वाला है, तो ये क्रॉसिंग हमें सर्किल के अंदर डी में मिलने वाला है। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही बेस्ट आंसर है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लिया कीजिए। इसमें ऑप्शन ए रहा तो आसान है, ऑप्शन डी रहा तो बड़ा मेहनत पड़ता है इसमें। देखिए ध्यान से, कुछ एल आर है, एल का कुछ हिस्सा क्या है, आर है, कुछ ए आर है, और ए का कुछ हिस्सा जो है वो आर है। अब कहता है सभी ए एल है, सभी ए एल नहीं दिख रहे हैं, गलत हो गया। सभी आर एल है, तो सभी आर भी एल नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना तो दो अनुसरण करता है। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसी को आंसर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें ना
तो ये वाली एरो तो तय है ना कि ये वाली एरो हमको इस साइड से दिखने वाली है, जो कि एक्चुअल में सब में दिख रहा है। तो बस अंतर देखो कि कहां पे डिफरेंस है, हम सिर्फ उसी अंतर को पकड़ेंगे। तो देखिए इसमें डिफरेंस है, ये वाले फिगर में डिफरेंस है ना। तो देखिए ये वाली जो फिगर है, ये फिगर ऐसे आएगी और ये नीचे ही डार्क रहेगा, इसमें ऊपर डार्क है, बाकी सब में नीचे डार्क है। अच्छा ये वाली फिगर देखो तो यहां ट्रायंगल बिल्कुल इस तरह से रिएक्ट करने वाला है, तो इस तरह से रिएक्शन इसमें नहीं है। ठीक है, अभी दो फिगर बच गए। अब इस दो फिगर में हम अंतर देखें तो अंतर कहां पे दिखता है। अच्छा देख लो, अंतर इस वाले फिगर में दिखता है। ये वाला फिगर, डार्क वाला फिगर जो है ना बच्चे, ये डार्क वाला फिगर हमारा इधर बन जाने वाला है, ये इस तरह से इधर रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, इसमें देखो बिल्कुल नहीं रिएक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो गया। थोड़ा सा समय दे के बनाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि सावधानी हटती और दुर्घटना घट जाती। एक ही पासे को 3 बार दर्शाया है, कहता है संख्या 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो देखिए 3 को जानने वाला 5 और 4 है, 5 4 नहीं है। यहां 3 को जानने वाला 4 और 6 है, तो 4 6 यहां है। तो इन दोनों को कंपेयर करने पे पता चला कि 4 6 कॉमन है और 3 का अपोजिट 1 निकल जाएगा। तो 3 का अपोजिट बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को लगाएंगे। 1 किस में है, तो बी में है, तो आंसर हमारा बी चला जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, GHOST होस्ट को क्या लिखता है, ONGCB। 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 14 में से नहीं, मामला गड़बड़ हो गया। G का T -5, H का S -5, O का L, बिल्कुल। देखिए G का अपोजिट क्या है, T, H का अपोजिट S, O का अपोजिट L, S का अपोजिट H और T का अपोजिट G। अब -5 कीजिए, अब सब में -5 कीजिए। तो ध्यान से देखिए, 20 में से 5 गए 15, 19 में से 5 गए 14, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 5 गया 2। यानी उल्टा करके आपको -5 करना है। किसके लिए चाहिए, रूल्स के लिए चाहिए। R का अपोजिट I, U का F, L का O, E का V और S का H। अब कितने माइनस करने हैं, तो सब में बस -5 कर देने हैं, सब में बस -5 कर देने। ठीक है, देखो 9 में से 5 गया, 4 बचा यानी डी के लिए। 6 में से 5 गया, 1 बचा ए के लिए। 15 में से 5 गए, 10 बच गए। 22 में से 5 गया तो 17 बच गए और 8 में से 5 गया तो 3 बच गए। डी से शुरू, सी पे खत्म, एक ही ऑप्शन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान दीजिएगा, एरो को पकड़िए। पहले एरो पश्चिम में था, फिर एरो दक्षिण में गया, फिर एरो पूरब में गया, तो अब तय है कि एरो उत्तर में जाएगा। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, पहले नॉर्थ ईस्ट कोने पे ए था, नॉर्थ वेस्ट कोने पे बी आया, साउथ वेस्ट कोने पे सी आया, तो अब साउथ ईस्ट कोने पे डी आएगा, जो कि डी में नहीं है, बी में है, तो बी आंसर हो गए। देखो जैसे जैसे पेपर को फोल्ड किया है, खोल दो, तो ये वाली एरो जो दिख रही है ना, ये एरो यहां दिखेगी। अब ये ट्रायंगल जो यहां दिख रहा है, ये ट्रायंगल अपोजिट होकर यहां दिखेगा। ये एरो जो इधर दिख रहे हैं, ये एरो इधर दिखेगा। अब इसका जस्ट अपोजिट फिगर बनेगा, एकदम जस्ट अपोजिट फिगर इस तरह से तैयार होगा। आपको बस ढूंढ लेना है कि किस वाले फिगर में ये व्यवस्था दिख रही है। तो ध्यान से देखिए, ये तो दिखेगा नहीं, दोनों एरो उसी साइड है। इसमें भी दोनों एरो उसी साइड है। इसमें एरो आमने सामने है, अपोजिट अपोजिट है। यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से समान है। देखिए तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, +1 +2। देखिए 9 + 2 11 और 11 + 2 13, 15 2 17, 17 2 19। बस आंसर एक को लगा लीजिए क्योंकि सब में 2 2 का गैप है, इसमें 2 और 1 का गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग बाबू पवन। कहता है कि सर 2 चिन्हों को बदलना है, माइनस और इंटू को, और 4 वो ऑप्शन है। इसको कर लीजिएगा जी, इसमें कुछ काम करना नहीं होता है, बस चिन्हों को बदलिए और बनाइए। अच्छा देखिए तो 7 में से अगर 2 गया तो 5 बचे क्या, और 8 में से 1 गया तो 7 बचे क्या, यानी 75 की कमी हो गई। 11 में से 6 गया तो 5 बचा क्या, और 11 में से 4 गए तो 7 बचा क्या, यानी 75 की कमी हो गई। तो 713 में क्या करेंगे ना कि 75 की कमी कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो 13 में से अगर हम 5 निकाल दे तो 8 बचेगा, 10 में से 7 निकाल दे 3 बचेगा, और यहाँ 6, यानी 638 मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रखा है बच्चे। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन था ये। तो आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। रीजनिंग का आप लोगों ने अभी डिस्कशन देखा। चलिए मैथ, रीजनिंग और साइंस में लगे रहिए और सफलता की एकदम लकीर को और ज़्यादा गाढ़ा करते चले जाइए। देखिए हम लोग अपने साइंस की दुनिया में आ जाते हैं हुजूर। ये रहा साइंस। कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी, आज क्लास हमारी हो रही है। कुछ काम की वजह से हम कल नहीं आ पाए थे। चलिए पहला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो जब अदिश नहीं होगा तो सदिश होगा। तो अदिश राशि नहीं है तो वो हमारा क्या होगा? सदिश होगा। ये बताइएगा, सदिश का मतलब जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश का मतलब कि जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो बल हमारा वेक्टर में आता है। ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा वेक्टर होती है, वेक्टर राशि में होती है। ये फोर्स हमारा वेक्टर है। अब बाकी सब का सब स्केलर है। बताए हैं आप लोगों को, क्लास में आप लोगों को बताए हैं ये। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान। तो पहले रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध देखिए। ये संबंध जो होते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होती है। और अब यहीं से बता दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p² के। तो हम कह देंगे, प्रश्न से हम लोग आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग को 3 गुना कर दिया जा रहा है, तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो भाई मेरे हो गया 9 गुना। तो हाँ, मूल मान का क गुना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। मूल मान का क गुना? तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगी। हो तो गया, 9 गुना हो जाएगी। यही संबंध है, इसी संबंध पर आधारित सवाल था ये। 129 नंबर पर आ जाइए आप लोग। ये बता दीजिएगा 9 गुना, एकदम सही बात है। मनीषा कुमारी, चलिए मनीषा जी लगी हुई है आप, अच्छा लगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से उठा ले जाएगा? हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन का घनत्व तो कम होती है, और जब ये गुब्बारे में भरा रहेगा तो बताइएगा, घनत्व तो कम होने के कारण छोड़िएगा तो ऊपर जाएगा। तो अपने से हल्का चीज को क्या कर लेगा? उठा लेगा। 1 केजी जल को उठा लेगा? गलत। 1 किलो तांबा को उठा लेगा? नहीं। 1 किलो ढीले ढाले रूप से भरे पंख को उठा सकता है, ये इसको उठा सकता है। तो हाइड्रोजन है गैस से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? तो 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को ये ऊपर तक लेकर चला जाएगा, या रुई को ऊपर तक लेकर चला जाएगा। चलिए सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल की ओर आ जाइएगा।
श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो सुनिए ना, हम लोग कहते हैं कि श्रव्य तरंग की बात करते हैं, ऑडिबल वेव की बात करते हैं, ऑडिबल वेव जिसको कहते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं। तो बताइएगा, श्रव्य तरंग की बात करते हैं, ऑडिबल वेव की बात करते हैं, तो इसका रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो बताइएगा, इससे कम वाले को, 20 हर्ट्ज से कम वाले को कहा जाता है क्या? तो वही कह रहा है कि श्रव्य रेंज से नीचे, तो कहिएगा 20 हर्ट्ज से कम वाले को कहा जाता है। यही पूछ रहा है हमसे, से कम बराबर कहिएगा अवश्रव्य तरंग होती है, अवश्रव्य तरंग होती है। इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं, इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। तो हो तो गया हुजूर, इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। तो कह दीजिएगा 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली, 20 हर्ट्ज से कम वाले को क्या बोलेंगे? अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाले को पराश्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक ना। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, तब 20 हर्ट्ज से कम बराबर अवश्रव्य तरंग, और इससे हमारी कान मनुष्य इसको नहीं सुन पाता है, लेकिन गैंडा हो गया कुछ जानवर इसको सुनता भी है, उत्पन्न भी कर सकता है। ये बताएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। कौन हो जाएगा? इंफ्रासोनिक वेव हो जाएगा, डी नंबर। अल्ट्रासोनिक का मतलब होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से क्या बोलिएगा? अधिक को कह दीजिएगा अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। अल्ट्रासाउंड तो कहिएगा वही होती है। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु की चाल हवा में ध्वनि की चाल से ज्यादा हो जाए तो वस्तु के उस प्रकार की चाल को सुपरसोनिक स्पीड का नाम दिया जाता है। चलिए, हो तो गया हमारा। कौन नंबर होगा? इंफ्रासोनिक हो जाएगा, ये रहा डी नंबर। अगले सवाल पर आ जाइएगा, इस सवाल को पढ़ लीजिए और बता दीजिएगा क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वन मीडियम से अदर मीडियम में आपका तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इसी को तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल माध्यम, और यहाँ पर कह देते हैं सघन माध्यम। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वन मीडियम से अदर मीडियम में जाती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो बस अंतर यही होती है, जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाती है, ये अपवर्तन की घटना होती है। परावर्तन हमारा किस में होती है? तो दर्पण में होती है। और ये बताइएगा, ध्रुवन की घटना सिर्फ प्रकाश में होती है, ध्वनि में ये घटना नहीं होती है। यही घटना है जो ध्वनि और प्रकाश को एक दूसरे से अलग करती है, जिसको पोलराइजेशन कहा जाता है। चलिए, हो तो गया। अगला सवाल पर आ जाइएगा। निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो चालक में विभवांतर को बनाए रखने वाले यह उपकरण को कहा जाता है सेल या बैटरी कहा जाता है। सेल या बैटरी कहते हैं जो विभवांतर को बनाए रखता है। सेलों का कॉम्बिनेशन, सेलों का संयोजन जो होती है, सेलों का संयोजन बराबर होती है बैटरी, सेलों का संयोजन बराबर बैटरी होती है। सेलों के संयोजन में कह दीजिएगा कि एगो होती है पैरेलल, एगो होती है पैरेलल और एगो होती है सीरीज। पैरेलल में सेलों को जोड़ दिया जाता है धारा का मान बढ़ाने के लिए, और सीरीज में जोड़ा जाता है वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए। और यही जो होती है विभवांतर को बनाए रखता है। आमीटर,
धारा को मापा, विद्युत धारा को, अधारा को का मापन, धारा का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति और दिशा का ज्ञान देता है। धारा की उपस्थिति और दिशा, धारा की उपस्थिति एवं दिशा का ज्ञान देता है, उपस्थिति एवं दिशा। और बताइए वोल्ट मीटर जो होती है विभवांतर को मापता है, विभवांतर का मापन करता है। धारा का मापन अमीटर, विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को परिपथ में पैरेलल में जोड़ा जाता है, आमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। बातें क्लियर है भाई। सेलों का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है और ये विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का सही जवाब। लीजिए, रिफ्रैक्शन होती है मनीषा कुमारी जी, रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। रिफ्रैक्शन है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, ठीक ना। हाँ अगला है कि भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ है। भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ है। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के कल्पक्कम शहर में है। कुंडलकुलम में है तो कहिएगा नहीं सर, तो कहिएगा तारापुर। आपका महाराष्ट्र के तारापुर शहर में पहला है, पहला परमाणु रिएक्टर, फर्स्ट परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर का नाम है भारत का रिएक्टर, भारत का फर्स्ट परमाणु रिएक्टर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है महाराष्ट्र के तारापुर। भारत का फर्स्ट परमाणु रिएक्टर है महाराष्ट्र के तारापुर शहर में है। और ये भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर है। तो आप क्या बोलेंगे, तो कहिएगा हाँ सर ये तो हमारा कहाँ पर है, तो ये कह देना है कि सर ये जो हमारा है कल्पक्कम में है, कल्पक्कम में हो गया। याद रखिएगा इस चीज को। नाभिक की खोज किसने किया था, तो नाभिक की खोज जो था ना आपका रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा खोज किए थे। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किया था। तो ये बता दीजिएगा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किया था। चलिए तो हो तो गया सरकार यहाँ पर ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कौन किया था, हेनरी रदरफोर्ड ने किया था। जे थॉमसन नहीं सर, बोर साहब, जेम्स चैडविक साहब, नो 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 नो। चलिए अगला सवाल है कि किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नहीं, ऊर्ध्वपातन का मतलब होती है कहिएगा ठोस का सीधे गैस में बदलना, कहिएगा ठोस का गैस में बदलना, ठोस का सीधे गैस में बिना द्रव अवस्था, ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण होती है ये, गैस में रूपांतरण। संघनन का मतलब होती है, कहिएगा संघनन में कहिएगा गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना संघनन होती है, कंडेंसेशन होती है। और ये बताइए वाष्पीकरण का मतलब होता है कि आपका कह देंगे कि द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में या वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना या गैस में बदलना, इसी को कहा जाता है क्या, इवेपोरेशन। और ये हमारा होता है विसरण को बतलाता है। बाकी सब प्रोसेस हमने लिख दिया कि कौन कौन सा क्या होती है, ठीक ना। हाँ लीजिए, ये तो स्पष्ट रूप से झलक रहा था कि यही आंसर होगा। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात किया जा रहा है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कौन आता है,
Al2O3 आता है, ZNO आता है इत्यादि। तो ये एम्फोटेरिक होती है, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण शो करता है। अम्लीय गुण भी शो करेगा, क्षारीय भी गुण शो करेगा, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। तो हमारा Zn है, एल्युमिनियम तो है, तो लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, जिंक ऑक्साइड, फिलोस्फर सोल, ये दोनों अम्लीय और क्षारीय गुण को शो करता है। लीजिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल बता दीजिएगा। कह रहा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। लो भाई आ गया ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया यकृत कोशिका में, लीवर सेल, हेपेटिक सेल में पाई जाती है। ये हमारा श्वेत रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब कि WBC में भी पाई जाती है। ये हमारा आरबीसी में नहीं पाई जाती है, आरबीसी में ये नहीं पाई जाती है, जिसका नाम क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में उपस्थित नहीं होती है। चलिए अगला सवाल है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होता है। प्राथमिक वृद्धि तो सुनिए ना, पौधों में जो वृद्धि करने वाला जो कोशिका होता है उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतक कहते हैं। और वही जो होती है परमानेंट में बदल जाता है, वही परमानेंट में बदल जाता है। तो बताइएगा प्राथमिक वृद्धि जो होती है ये हमारा होती है एपिकल, कहिएगा प्राथमिक वृद्धि जो होती है एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स, एपिकल प्लस इंटर कैलरी, इंटर CALARY मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है। और ये जो होती है पौधों के शीर्ष, आपका पौधों के शीर्ष पर और जड़ों के शीर्ष पर, तना के शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर, तब ना वृद्धि होता है। और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये बताइएगा ऐसा कोई ऑप्शन है तो कहिएगा वर्टिकल, वर्टिकल, लैटरल, लैटरल, अपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वही एपिकल होती है, एपिकल। तो इसी को कह दीजिएगा एपिकल, कह दीजिएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, MT। और एगो होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, अपर मेरिस्टेमेटिक। अरे गजब है, एपिकल तो दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स, और यहाँ पर दिया हुआ है इंटर कैलरी, तो अपर मेरिस्टेमेटिक्स। सर ये गजब हाल है, लैटरल हो गया तो नहीं सर, यहाँ पर इंटर कैलरी कर दीजिएगा, इंटर कैलरी कर दीजिए, हटाइए इसको, मिटा दीजिए इसको, इंटर कैलरी कर दीजिएगा। इंटर अंतर्वेशी जिसको कहा जाता है, इंटर कैलरी अधिक कह रहा है। लो भैया अंतर्वेशी, इंटर कैलरी, इसको हटाइए, इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं नीचे में इंटर कैलरी, इंटर CALARY, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये हमारा C और D दोनों तब सही होगा, तब यहाँ पर ये हमारा सही होगा। मेरिस्टेमेटिक इंटर कैलरी। तो ये बताइए पौधों में प्राथमिक वृद्धि एपिकल मेरिस्टेमेटिक और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है, एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है। ठीक है, बातें समझ गए होंगे आप। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है बोलिए, तो कहिएगा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स, और कह दीजिएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक्स के कारण होती है। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है इस चीज को। ठीक है, हाँ एपिकल और क्या बोलिएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक्स। चलिए बातें समझ गए होंगे आप लोग। इंटर कैलरी लिखिएगा, उसको हटा दीजिएगा, इंटर कैलरी, इंटर कैलरी, इंटर CALARY, इंटर कैलरी हो गया। लीजिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, ऑक्सीजन रहित। सुनिए
एक होता है धमनी, एक होती है धमनी। धमनी का मतलब आर्टरी होती है। तो ये बताइएगा शुद्ध रक्त का वहन करता है, शुद्ध रक्त। और इसी का होती है वो पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी जो होती है ये अशुद्ध रक्त कोड होता है, ये अशुद्ध रक्त कोड होता है ये। चलिए भेन की बात करते हैं, जिसको हम लोग सीरा कहते हैं, भेन। भेन का काम है कौन रक्त, अशुद्ध रक्त कोड होना। अशुद्ध रक्त कोड होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और ये बताइएगा यही होती है पल्मोनरी, पल्मोनरी भेन की बात किया जाए तो यहाँ पर होती है शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त कोड होता है ये। यही तो है, यही बातें हैं, ठीक ना। दोनों का अपवाद है पल्मोनरी। तब मानव के शरीर की कौन सी धमनी, जब धमनी दिया है ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, तो पल्मोनरी को ही कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हो गया, सही जवाब तो बन गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया। लीजिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिकों का गलनांक क्या होता है। वैद्युत संयोजक यौगिक, कोवैलेंट, आपका वैद्युत संयोजक इलेक्ट्रोवैलेंट होती है, आयनिक यौगिक होती है। तो कहिएगा एमपी एंड बीपी, एमपी एंड बीपी बराबर क्या बोलिएगा, हाई होती है, उच्च होती है। कहिएगा कि आपका ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत का, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, अवस्था में विद्युत का कुचालक होती है, कुचालक। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक एवं द्रवित अवस्था में, द्रवित अवस्था में एवं द्रवित अवस्था में सुचालक होता है, सुचालक होती है। ये बताइए जल में विलय होता है, ये जल में क्या होता है, जल में विलय होता है, जल में विलय एवं कार्बनिक विलायकों में अविलय होती है, कार्बनिक विलायकों में अविलय होती है, अविलय होती है, कार्बनिक विलायकों में अविलय होती है। तो बातें तो यही है। कई गलनांक पूछ रहा है, अरे भैया एमपी और बीपी हाई होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लो यार हमने कितना बातें लिख दिया यहाँ पर, गजब हो गया। लीजिए अगले सवाल पर आइएगा। H2O प्लस HCl और यहाँ बनाता है, यहाँ H3O प्लस, सुनिए ना यही बना रहा है हमारा H2O प्लस HCl की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसको देखिएगा तो ये हमारा अम्ल हो गया, तो ये क्षार की तरह काम करेगा। तब यह हमारा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और प्लस Cl माइनस बनाता है। तो ये जब हमारा अम्ल हो गया तो जरूर हमारा ये क्षार की तरह काम करेगा, क्षार की तरह काम करेगा। यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, कौन आयन, हाइड्रोनियम आयन। कहिएगा हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन बन रहा है हमारा ये। तो लीजिए ना, जब यहाँ पर कह रहा है कि H2O HCl से क्रिया करता है तो H3O प्लस या H प्लस एंड क्या बोलिएगा Cl माइनस बनता है, वही हमारा उसको हाइड्रोलाइसिस करवाया गया। तो यहाँ पर H2O किसके समान काम करता है, तो कहिएगा क्षार की तरह, भस्म की तरह काम करेगा, भस्म जैसा काम करेगा, यहाँ पर भस्म जैसा काम करेगा। लीजिए अगला सवाल। ये रे बाबा यही तो सवाल है मेन, तो वही दोनों सवाल एक ही हो गया ना, दोनों सवाल एक ही हो गया, भस्म जैसा काम करेगा। लीजिए अगले सवाल पर आइएगा। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां कौन कौन सी होती है। कान हमारे कान के 3 पार्ट होते हैं, बाहर वाला कान, मध्य वाला कान, अंदर वाला कान। और मध्य कान में 3 गो हड्डी होती है। 3 हड्डी में कौन होती है, मीस, MIS होती है, मेलियस, MALLEUS, मेलियस होती है।
इसी को हम लोग हैमर के नाम से जानते हैं। हैमर होती है और इंकस होती है, INCUS, इंकस या एनविल कहा जाता है, ANVIL, एनविल। और स्टेपिस, STAPES, स्टेपिस होती है, स्टेपिस होती है। तो ये बताइएगा मध्य कान में यही होती है, हैमर, एनविल और स्टेपिस होती है। सबसे छोटी हड्डी में आती है ये कह दीजिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के अंतर्गत आती है। छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी में आती है। नाम क्या है? स्टेपिस नाम है इसका, स्टेपिस कहा जाता है। लीजिए अगला सवाल पर आ जाइएगा। नीचे दिए गए विकल्प में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भागों के गलत युग्म का चयन करें। जबड़ा, गलत युग्म का चयन करें। मैग्जिला, हाँ सर, मैग्जिला जो होती है जबड़े की हड्डी होती है, सही बात है ये। और यहाँ पर है कि जानुका बोन फुट में होती है, जानुका बोन फुट में होती है। जानुका बोन जिसको कहते हैं पटेला, पटेला कहा जाता है, या नी कैप भी कहा जाता है, नी कैप के नाम से भी जानते हैं, पाँव में होती है। मैनिफोल्ड गर्दन में, गलत है ये, मैनिफोल्ड क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पर। इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल बोन जो होती है हैंड में होती है, इंटरकोस्टल बोन जो होती है हैंड में, इंटरकोस्टल बोन हैंड में होती है। गलत हो गया कौन नंबर? सी नंबर। 144 का सी नंबर आ गया। और अब अगले का जवाब दे दीजिए आप लोग, अब अगले का जवाब दे दीजिए तो फटाफट आप लोग, अब आप लोग अगले का जवाब दे दीजिए। हुजूर यहाँ पर क्या होने वाली है आपकी? लीजिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तभी हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत है। प्रदीप्ति नली, प्रदीप्ति नली फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ कौन होती है? प्रदीप्ति नली में नियोन और मरकरी की वाष्प भरी जाती है, नियोन और मरकरी की आर्गन मरकरी की वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। जैसे हम लोग ट्यूबलाइट नहीं नाम सुने हैं, तो ट्यूबलाइट में आर्गन और मरकरी की वाष्प भरी जाती है, आर्गन और मरकरी की वाष्प भरी जाती है। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि मेंडलीव के मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण विशेषताएं उनके आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव साहब का कहना था ना कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव साहब जो थे तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाकर टेबल तैयार किया था, जिसको उन्होंने अपने नाम पर रखा। एटॉमिक वेट हो गया, परमाणु भार हो गया आंसर। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के या प्रोटॉन की संख्या, वही प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होती है, कि आपका आवर्त फलन होते हैं। चलिए साल्ट पीटर क्या कहलाती है? सिल्वर नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहते हैं, AgNO3 को कहते हैं लूनर कॉस्टिक, इसका नाम है लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता है आपका क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड को क्या कहेंगे हम लोग? क्यूप्रिक इक है ना, क्यूप्रिक का कहिएगा CuCl2 कह देते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड को कहा जाता है CuCl2। क्यूप्रिक क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया NaCl। लूनर कॉस्टिक कहेगा तो लूनर कॉस्टिक किसको कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक कहते हैं। इसी का ना उपयोग किया जाता है मतदान के समय, मतदाताओं के अंगुली पर जो स्याही लगाई जाती है, इसी का उपयोग किया जाता है। मतदाता स्याही बनाने में उपयोग, मतदाता स्याही बनाने में उपयोग की जाती है, उपयोग की जाती है। मतदाता स्याही बनाने में उपयोग की जाती है। नाम क्या है इसका? कहिएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट कहा गया है, उसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर आ जाइए आप लोग। अगला सवाल क्या है जरा फटाफट बतला दीजिए। मनुष्य के, अगला सवाल है कि मनुष्य के मादा स्पष्ट युग्मनज, युग्मनज माने जाइगोट में
का संगठक क्या होती है? मनुष्य के मादा, मादा माने कि फीमेल में ये होता है, और ये होता है मेल का होता है। ये मेल के लिए हो गया और ये हमारा फीमेल के लिए होती है। हो तो गया। अगली सवाल पर आ जाइएगा, क्या है अगला सवाल? क्या है भाई मेरे? कह रहा है कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या होती है? तो ये तो बताइएगा आप लोग अपना, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये लीजिए, 1 नंबर आंसर सही हो गया। वाइल्ड वाइल्ड आज विश्व पर्यावरण दिवस है, 16 सितंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस है आज। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? वृद्धि को रोकने वाला एब्सेसिक अम्ल होती है, और वृद्धि करने वाला ऑक्जिन होती है, साइटोकाइनिन होती है, उसके विरुद्ध काम करता है ये। तो आपका निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होती है? तो एब्सेसिक अम्ल होती है। वो स्टोमाटा को, माने कि ये स्टोमाटा को बंद कर देता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने देती है, मुरझा जाता है, वृद्धि को रोक देता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन के नाम से, प्रतिबल हार्मोन के नाम से जानते हैं। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन कहिएगा कि नहीं सर जी? आपका आंसर हो जाएगा एब्सेसिक अम्ल हो जाएगी। चलिए, यही था हमारा क्वेश्चन आज का, साइंस की क्वेश्चन थी, और आप लोगों से हम अब ले लेते हैं इजाजत। ओके बाय, थैंक यू सभी को। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।